कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन भी कर रहे होंगे। चलिए, ये लॉकडाउन एक अच्छा मैसेज ही दे रहा है कि जो कि सभी को, जो लोग घरों में नहीं बैठ पाते थे, कमरों में बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाते थे, वो सारे लोग अब कमरों में बैठने के आदी हो गए हैं और पढ़ने की भी आदत अब धीरे धीरे डेवलप ही हो गई होगी लोगों को। चलिए, लॉकडाउन कभी कभी मुसीबतें आती हैं तो बहुत सारा कष्ट देती हैं, साथ में कुछ अच्छे मैसेज भी दे जाती हैं। तो विद्यार्थी लाइफ में अगर मैसेज देने की बात अगर करें तो एक चीज़ ये कहा जा सकता है कि जिन बच्चों को काफ़ी टाइम तक बैठ के पढ़ने की आदत नहीं थी वो शायद आदत डेवलप हो चुकी होगी। चलिए, आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। जो टॉपिक्स हम लोगों को अगला आज का टॉपिक है वो हम लोगों का टॉपिक है तापमान का प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण। तापमान का प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में इसका बेस ये है कि धरातल से जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते जाते हैं, यानी धरातल से जितनी ऊंचाई पे हम जाते जाएंगे तो हमारा वायुमंडल का जो तापमान है वो घटता चला जाता है। क्या मतलब है? एक सामान्य ताप ह्रास दर होती है। ये क्या चीज होती है? सामान्य ताप ह्रास दर जो है वो ये है कि वायुमंडल में धरातल से यानी सी लेवल से जैसे ही 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। इसी क्रम में ऊंचाई पर जाते रहेंगे तो तापमान में इसी क्रम में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि ऊपर जब ऊंचाई पे चढ़ने पे क्या होता है? तापमान घटने लगता है। इसी का जीता जागता उदाहरण आप देखेंगे कि हिमालय की जैसे चोटियां हैं, बर्फीली चोटियां हैं, वहां पर आप देखेंगे कि 4500 मीटर से ऊंची सारी चोटियां हैं जो बर्फीली चोटियां हैं। तो वो चोटियां ऊपर क्यों बर्फीली हैं, नीचे का बेस बर्फीला क्यों नहीं है? हिमालय को आप ले लें, नीचे का बेस अगर आप देखेंगे, नीचे का बेस मतलब यानी 4000 मीटर से जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है? बर्फीला नहीं है, और ऊपर का हिस्सा बर्फीला है। तो ऐसा क्यों है? वो यही कारण है। क्या कारण है? सामान्य ताप ह्रास दर कारण है। ठीक है, तापीय प्रतिलोमता नहीं, सामान्य ताप ह्रास दर ही इसका एक कारण है। अब सामान्य ताप ह्रास दर जो मैंने बताया आपको, 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका घट जाता है। इसी क्रम में ये घटता चला जाता है। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पर हमारा तापमान जो हो जाता है वो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। यानी कि हम 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो जो धरातल का यानी सी लेवल का जो टेम्परेचर है वो उससे लगभग करीब में 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। इसी क्रम में अगर 2 किलोमीटर ऊंचाई पे जाते हैं तो फिर उसका 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट अगर 3 किलोमीटर ऊंचाई जाते हैं फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। और देन इसी क्रम में अगर हम जाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब तापमान जो है, मान लो हमारे धरातल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है ना। अब इसका मतलब है कि अगर हम 4 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएं तो 6 की गुणे आप 6.5 में कर देंगे तो 6 चौक 24 यानी 28 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग करीब में 0 डिग्री सेल्सियस के करीब में आ रहा है। और उससे ऊंचाई पे जाएंगे लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे तो क्या हो जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान हमारा हो जाएगा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान जब हो जाएगा या उससे भी कम होगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि आइस लेवल आ जाएगा, यानी बर्फीला क्षेत्र हो जाएगा, तो यानी वहाँ पे बर्फ हो जाएगी। यानी मैं बताना यहाँ चाह रहा हूँ कि आपको जैसे जैसे ऊंचाई पे हम जाएंगे तो हमारा तापमान घटता जाता है। यही जो एक क्रम में तापमान का जो घटना होता है यही सामान्य ताप ह्रास दर कहलाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऊंचाई पर जाने के साथ साथ कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि ऊंचाई पर जाने के साथ जो तापमान हमारा घटना चाहिए वो एक्चुअल में घटता नहीं है, वो उसका डिस्टर्बेंस उसमें हो जाता है। यानी कि तापमान, नीचे का तापमान आपका कम हो जाएगा, ऊपर का तापमान आपका अधिक हो जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है। होना सिस्टमेटिक वैसे अगर देखा जाए तो होना यही चाहिए कि तापमान जैसे जैसे ऊंचाई पे जाए तापमान घटना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ऊपर का तापमान हीट हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है। ये क्यों होता है इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे।
पर आप भी जानते हैं कि ये स्थिति जो तापमान ऊपर अधिक हो जाता है और नीचे का तापमान कम हो जाता है, यही जो डिस्टर्बेंस आ जाता है, यही तापीय प्रतिलोमन या तापीय व्युत्क्रमण कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब तापीय प्रतिलोमन या तापीय व्युत्क्रमण जो होता है, ये आपका देखेंगे कि कहाँ होता है और क्यों होता है। तो क्यों होता है तो मैंने आपको बता दिया। अब कहाँ होता है तो ये हो सकता है बच्चों धरातल के मतलब हमारे वायुमंडल के निचले हिस्से में भी हो सकता है और वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में भी हो सकता है। वैसे मोस्टली क्या होता है कि अस्थाई अगर देखेंगे, अस्थाई तापीय प्रतिलोमन देखना है तो उसके लिए ऊंचाई का अधिक होना आवश्यक है। अब उसके बारे में बताएंगे क्यों ऐसा होता है। तो तापीय प्रतिलोमन क्या होता है, वो धरातल के निचले हिस्से में भी हो सकता है और काफी ऊंचाई पर हो सकता है। तो जो काफी ऊंचाई पर होता है तापीय प्रतिलोमन वो अस्थाई होता है, मतलब वो ड्यूरेबल काफी टाइम तक बना रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं धरातल पर जब टकराती हैं लघु किरण तरंगों के माध्यम से, और जब वो रिफ्लेक्ट होती है पार्थिव किरणें बनती हैं, अधिक तरंगों के रूप में परिवर्तित होती हैं, तो उससे जो वायुमंडल गर्म होता है तो निचला वाला जो तापीय प्रतिलोमता वाली स्थिति बनती है, तो ये जो अधिक किरणें जो जाती हैं पार्थिव किरणें जाती हैं उनको गर्म कर वायुमंडल को गर्म कर देती हैं, तो ये जो तापीय प्रतिलोमन है वो समाप्त हो जाता है। और ऊंचाई पर चूंकि जाने में उनको टाइम लगता है, इस नाते अगर तापीय प्रतिलोमन जो है अगर ऊंचाई पे बना है तो उसको टाइम लगेगा खत्म होने में, और अगर निचले हिस्से में बना है तो इजीली खत्म हो जाता है। क्योंकि इसको मैंने मेंशन भी किया है यहाँ पे बच्चों को कि तापीय प्रतिलोमन धरातल के निकट भी हो सकता है। अधिक ऊंचाई पर तापीय प्रतिलोमन अस्थायी होता है क्योंकि पार्थिव किरणों द्वारा ऊपरी परत को गर्म करने में अधिक समय लगता है, और तापीय प्रतिलोमन का समापन पार्थिव किरणों के माध्यम से होता है। वही किरण जो धरातल पे आके टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है और पार्थिव किरणें कहलाती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको। ठीक है, और तापीय प्रतिलोमन एक्चुअल में होगा कहाँ पे, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तापीय प्रतिलोमन होगा कहाँ, इन चीजों के बारे में देखेंगे। तो ये मूल रूप से आप देखेंगे कि ध्रुवीय प्रदेश जो हमारे हैं, ध्रुवीय प्रदेश उन क्षेत्रों में आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखा है ध्रुवीय प्रदेशों में मध्य अक्षांशों में हिमाच्छादित, जो मध्य अक्षांशों के हिमाच्छादित वाले प्रदेश हैं, वहां पर आपको मिलेगा तापीय प्रतिलोमन वाली स्थिति अधिक देखने को मिलेगी। घाटियां जो होती हैं, जो घाटियां मतलब समझ रहे हैं हम लोग कि जो पहाड़ी के बीच वाला हिस्सा, मैदानी हिस्सा, पहाड़ियों से घिरा हुआ बीच का मैदानी हिस्सा ही वो क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। तो वहां पर ही आपको देखने को मिलेगा बड़े पैमाने पर। और जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं एक दूसरे से मेल खाती हैं, यानी कि ठंडी जलधारा गर्म जलधारा जहाँ मिलेगी वहां पर भी तापीय प्रतिलोमन बनने की संभावना रहती है। समझ गए होंगे आप लोग, और तापीय प्रतिलोमन भी आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं तापीय प्रतिलोमन एक्चुअल में कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, आयोग उसमें क्यों क्वेश्चन इससे पूछता है, इससे मतलब क्या मतलब है, आयोग के पूछने का क्या मतलब मोटिव है, क्यों पूछता है ऐसे क्वेश्चन, तो उस पर हम ध्यान, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तापीय प्रतिलोमन का या व्युत्क्रमण का मकसद क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो तापीय प्रतिलोमन तीन प्रकार का होता है। एक तो बच्चों होता है धरातलीय तापीय प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण, दूसरा होता है संपर्कीय व्युत्क्रमण, और तीसरा होता है उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं। अब तीन तरह के होते हैं क्या, मतलब जो हमारा ग्लोब है वो क्या है कि क्षेत्रों में बटा हुआ है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होंगे, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होंगे, शीतकटिबंधीय क्षेत्र होंगे, तो उस आधार पर इसका नामकरण क्लासिफिकेशन इसका वर्गीकरण किया गया है। तो तीन तरह के होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। धरातलीय व्युत्क्रमण, इसमें जो मेंस में क्वेश्चंस आएगा या प्री में क्वेश्चंस आएंगे जब आपको, तो उसके टूट दिए रहेंगे, उसमें से आपको इसको समझना होगा। ये क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के लिए, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है, जो आयोग में आते हैं क्वेश्चंस उन टॉपिक्स को कभी कहीं से छूटने ना पाए। ठीक है, तो टॉपिक्स छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस नाते सीरियसली इसको पढ़िएगा। तो धरातलीय ताप व्युत्क्रमण ये क्या होता है, जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, ठंडे शीत कटिबंधों के जो ठंडे स्थान जो होते हैं, मतलब शीत कटिबंधों में ठंडे स्थान वाले जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए, शीत कटिबंधों में ठंडे स्थानों पर सर्दियों के मौसम में देखने को मिलता है, और खासतौर से रात्रि के समय तो अक्सर ये तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति बनती रहती है। ठीक है, तो कहाँ पर धरातलीय तापीय व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन जो आपको मिलता है वो कहाँ मिलता है, शीत कटिबंधों में मिलेगा। ठीक है, और संपर्कीय व्युत्क्रमण जो होता है ये शीतोष्णकटिबंधीय
चक्रवातों वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर मिलता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ठंडी वायु आके नीचे घुस जाती है गर्म वायु के ऊपर से, मतलब जो धरातल का गर्म वायु होती है वायुमंडल की, उसमें ठंडी वायु आकर के प्रवेश कर जाती है, तो गर्म वायु ऊपर हो जाती है, ठंडी वायु नीचे हो जाती है। तो यही शीत चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में ये देखने को ऐसी स्थिति मिलती है आपको। वहां पर जो तापीय प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण मिलता है उसको संपर्कीय तापीय व्युत्क्रमण कहलाता है। ठीक है। और तीसरा होता है बेटा आपका पर्वत की घाटियों में, जो मैंने अभी बताया था आपको, उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण से कहा जाता है। उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण ये पर्वत की घाटियों में मोस्टली देखने को मिलता है। पर्वत की घाटी में क्या होता है कि देखिए, पर्वत की घाटियां क्या होती है कि सारी चीजें हमारे सूर्य पे डिपेंड है। सूर्य क्या करता है, जब वो सुबह होती है यानी मॉर्निंग के समय में जब आता है, तो सबसे पहले उसकी किरणें कहाँ पड़ेंगी, जो पहाड़ियां हैं उन पर पड़ेंगी। ठीक है। और पहाड़ियों में पड़ेंगी, फिर उसके बाद में जब सूरज अपने दिन पे प्रचंड स्थिति में आएगा तो फिर घाटियां गर्म होती हैं। फिर उसके बाद में जब पुनः वो रिवर्स हो रहा होता है तो फिर वो क्या करता है, पहाड़ियों को ही गर्म करता है। तो इस तरह की स्थिति के कारण से तापीय प्रतिलोमन की स्थिति वहां पर बन जाती है कि ऊपरी हिस्सा, जैसे आप घाटी में कोई पहाड़ी है जो कि 3 किलोमीटर ऊंची है, 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे है ना, तो वो पहाड़ी क्या होगी कि नीचे का जो टेम्परेचर, मैंने बताया कि ऊंचाई पे जाने पर तापमान घटता है, सामान्य तापमान दर ये आप जानते ही हैं। तो अब कोई 3 किलोमीटर की ऊंची पहाड़ी और गर्म हो जाएगी तो वहां पर हीट टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा ना अपेक्षाकृत। तो ये डिस्टर्बेंस जो आता है वो उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण कहलाता है। ये मोस्टली पर्वत घाटियों के में विकिरण के कारण से और अभिवहन के कारण से ये सब चीजें देखने को आपको मोस्टली मिलती है। ठीक है। और मन की सहायता से ये तापीय प्रतिलोमन होता है। इसके और भी नाम है, जैसे उच्च धरातलीय तापीय व्युत्क्रमण को जो आपको घाटी प्रतिलोमन भी कहते हैं या लंबवत प्रवाही प्रतिलोमन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। तो तापीय प्रतिलोमन आपने जाना आज कि 3 तरह के होते हैं। अब इसकी महत्व इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चंस मोस्टली और भी आते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देखते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले क्षेत्र के तापीय प्रतिलोमन अगर नहीं होगा तो कोहरा जो होता है ना, कोहरा, ये स्थिति नहीं बन पाएगी। तो कोहरा बनने की जो स्थिति होती है वो तापीय प्रतिलोमन में इसका भी बड़ा रोल है। इसके अलावा अगर देखेंगे, तापमान का जो तापमान है हिमांक बिंदु से कम हो जाता है। जब कहीं का तापमान टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, हिमांक बिंदु से कम हो जाता है, तो तुषार और पाला की स्थिति आती है। और इस तरह के मतलब तापीय व्युत्क्रमण के कारण से बच्चों क्या होता है कि जो फलों के बागान होते हैं, जैसे पाला अगर आप सब कहते हैं ना, कि मतलब उसमें होता ये है, एक्चुअली इसको समझिए ऐसे, इसमें होता ये है कि जो तापमान है वो आइस लेवल को नहीं पहुंच पाता है, मतलब यानी कि वो बर्फ नहीं बन पाता है, बर्फ नहीं बन पाता है और मतलब बहुत कोल्ड हो जाता है, मतलब बर्फ के बनने के पहले वाली स्थिति तक पहुंच जाता है, यानी तापमान बहुत कम रहता है। तो वहां से क्या होता है उस स्थिति में कि वो पाला वगैरह की स्थिति होती है, तो उसमें फलों के बागान और फसलें, खड़ी फसलें सब नष्ट हो जाती हैं, बड़ा नुकसान करता है ये। तो इस नाते कहीं पर तापीय व्युत्क्रमण पड़ रहा है तो ये नुकसान स्थिति होती है, ये कष्टप्रद स्थिति बनती है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, और देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे कि आप अक्सर देखते होंगे कि जो गुलाब में लास्ट वाला वीडियो हमारा देख लीजिएगा जिसमें मैंने गुलाबों के बारे में बताया आपको, उसमें बताया है कि आपको मतलब कौन सा उष्णकटिबंधीय अक्षांश है, कौन शीतोष्णकटिबंधीय अक्षांश है और कौन से शीतकटिबंधीय क्षेत्र वाले अक्षांश है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि उन अक्षांशों के बारे में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अक्षांश है, यानी 20 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जो हिस्से पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों तो ध्यान रखिएगा, 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्रों की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। ये महाद्वीप के जो पश्चिमी हिस्से हैं, महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से हैं, वहां पर आपको बड़े पैमाने पर रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। जैसे एक उदाहरण आप ले लीजिए कि सहारा का रेगिस्तान देख लीजिए, या आप भारत में ले लीजिए तो भारत के थार के मरुस्थल को ले लीजिए। इसी तरह के क्रम में आप देखेंगे कि कोई भी मरुस्थल आप देखेंगे कि यही जो तापीय प्रतिलोमन की स्थिति है, इसी कारण से महाद्वीप के पश्चिम 20 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बड़े पैमाने पर रेगिस्तानों का आविर्भाव हुआ है, जन्म हुआ। यही एक बड़े कारण है। इसके पीछे क्या है, तापीय प्रतिलोमन की स्थिति, वहाँ की जो क्षेत्र विशेष है वहाँ पर अक्सर तापीय व्युत्क्रमणता या तापीय प्रतिलोमन की स्थिति पाई जाती है। तो ये कुछ मतलब विशेष इसके फैक्ट्स थे जो कि आपके लिए कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण थे। इसको एक बार आप वीडियो देख करके रिवाइज कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, आपको
टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपसे। इसके अलावा फिर अब आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे एडियाबेटिक प्रभाव के बारे में देखेंगे, है ना, रुद्धोष्मता परिवर्तन दर के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ होती है। आप लोग खूब अच्छे से बच्चों क्लासेज अच्छे से समझ में आ रही हैं, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट किया करिए, और अगर कोई सुधार की जरूरत आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें और भी अच्छी की जा सकती हैं तो आप हमको एडवाइस करें, हम उसमें प्रयास करेंगे कि आपकी बातें जो भी हमारे द्वारा हो सकता है कुछ बेहतर, उसमें हम करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों को अपने शेयर भी करिए, जिससे वो ज़रूरतमंद बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनको नहीं जानकारी है, उनको एक क्रमबद्ध तरीके से पूरे सिलेबस की जानकारी हो जाएगी, अच्छे से पढ़ लेंगे। थैंक यू।